प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 13 मई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए आज की ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार लाएगी नई स्वरोजगार नीति, छोटे कारोबारियों को मिलेगा 4 गुना तक ऋण। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति लाने जा रही है, जिसमें छोटे कारोबार शुरू करने पर 50,000 की बजाय अब 2 लाख तक ऋण दिया जाएगा। इसमें 30% तक सब्सिडी भी प्रस्तावित है। महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 5% सब्सिडी मिलेगी। प्रस्तावित नीति में 1 जिला 2 उत्पाद और जीआई टैग उत्पादों को प्राथमिकता मिलेगी। अगले कैबिनेट बैठक में इस नीति पर मुहर लग सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण से व्यापारी चिंतित, नगर पालिका से पुनर्वास की मांग। सरुखेत से दोबाटा बैंड तक यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण के चलते वहां की 50 से अधिक दुकानों के व्यापारियों का रोजगार संकट में है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही व्यापारियों ने नगर पालिका और प्रशासन से समुचित व्यवस्था की मांग की है। व्यापारी पालिका के किराएदार हैं और उनकी आमदनी का एकमात्र स्रोत यही दुकानें हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि बिना पुनर्व्यवस्था के किसी को नहीं हटाया जाएगा। राजमार्ग निर्माण खंड से व्यापारी पुनर्वास के लिए सुझाव पत्र भी भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान नोटिस दोबारा जारी किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। मई के आखिर में जारी हो सकती है अधिसूचना। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में है। पंचायती राज एक्ट का संशोधन लंबित है और ओबीसी आरक्षण भी तय नहीं हो पाया है। फिलहाल पंचायतें प्रशासकों के भरोसे चल रही है, जिनमें प्रधानों और अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाया गया है। सरकार की नजर फिलहाल राजभवन में अटके अध्यादेश पर है। यदि इसे हरी झंडी मिलती है तो अधिसूचना इसी माह के अंत तक जारी हो सकती है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी कर चुका है, लेकिन अंतिम फैसला अब सरकार के हाथ में है। बॉबी पंवार ने छोड़ा बेरोजगार संघ अध्यक्ष पद, राम कंडवाल को सौंपी गई कमान। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कोर टीम को अपना इस्तीफा सौंपते हुए 7-8 वर्षों के संघर्ष की जानकारी दी। बॉबी पंवार ने कहा कि संघ ने युवाओं को रोजगार दिलाया, नकल माफिया को जेल भिजवाया और नकल विरोधी कानून लागू करवाया। उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। पद छोड़ने के पीछे उन्होंने संगठन की गरिमा और गैर राजनीतिक उद्देश्य को कारण बताया। सर्वसम्मति से राम कंडवाल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। बद्रीनाथ में बड़ा हादसा टला। उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर ने खोया नियंत्रण। बद्रीनाथ धाम के हेलीपैड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब थम्बी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते ही नियंत्रण खो बैठा। ये हेलीकॉप्टर फाटा से यात्रियों को लेकर आया था और दूसरी सवारी के साथ उड़ान भरते समय उसका पंखा पास खड़े वाहन से टकरा गया। हालांकि समय रहते पायलट ने स्थिति को संभाल लिया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। थाना प्रभारी नवनीत भंडारी के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं। प्रशासन की सतर्कता और तेज कार्रवाई से ये बड़ा हादसा टल गया। मुर्गी पालन से ग्रामीण बना मिसाल, रिवर्स पलायन कर युवाओं को दी नई राह। पौड़ी के बिरोखाल ब्लॉक निवासी नागेंद्र सिंह ने कोरोना काल में देहरादून से लौटकर मुर्गी पालन शुरू किया। 1500 चूजों से शुरुआत कर उन्होंने इसे एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें मनरेगा और बॉयलर योजना से आर्थिक मदद मिली। अब 3 महीने के एक बैच में 2000 चूजों से उन्हें लगभग 3.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ होता है। नागेंद्र सिंह की ये सफलता अन्य ग्रामीण युवाओं को प्रेरणा दे रही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सरकारी मदद और मेहनत से गांव में भी आत्मनिर्भरता संभव है। सीएम धामी ने सीमांत सुरक्षा का लिया जायजा, एसएसबी जवानों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा पहुंचकर एसएसबी जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सीमांत चौकियों की स्थिति और सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। सीएम ने भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में एसएसबी के योगदान की सराहना की। उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हीं के कारण सीमाएं सुरक्षित है। इस दौरान उन्होंने नेपाल सीमा तक बन रही 4 लेन सड़क का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब।
12 दिन में 5,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा के 12 दिनों में अब तक 5,50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 30 अप्रैल से 11 मई तक केदारनाथ धाम में 2,27,000, बद्रीनाथ में 1,17,000, गंगोत्री में 94,251 और यमुनोत्री में 1,13,000 श्रद्धालु पहुंचे। मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। प्रतिदिन केदारनाथ में 19 से 20,000 और अन्य धामों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। पंजीकरण का आंकड़ा भी 27 लाख पार कर गया है, जिससे यात्रा की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देहरादून में नगर निगम से चोरी, प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन के दस्तावेज चुराने की रची साजिश। देहरादून में नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र राणा ने जमीन के दस्तावेज चुराने की कोशिश की। उसने अपने भाई योगेश और रिश्तेदार कुलदीप के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देने की योजना बनाई। हालांकि गलत रजिस्टर चोरी हो गया, जिसे बाद में आशा रोड़ी के जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये साजिश एक व्यक्ति की जमीन का दाखिल खारिज अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रची गई थी। माणा गांव में मिली बिजली बिल में राहत, 50% सब्सिडी देने के निर्देश। देश के सीमांत गांव माणा में विद्युत उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी वाले बिल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने ये निर्देश मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप दिए। ग्रामीणों ने शिविर में बताया कि शीतकाल में गांव खाली होने पर भी उन्हें बिल मिलते हैं। मंच ने ऊर्जा निगम को बिलों की त्रुटियों को जल्द ठीक करने और सरचार्ज न लगाने के भी निर्देश दिए। शिविर में ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दून अस्पताल में सिर्फ जांच के लिए हो रही भर्ती, आयुष्मान फाइलें लौटाने लगा SHA। दून अस्पताल में रोजाना करीब 10 मरीज सिर्फ MRI और CT स्कैन जांच कराने के लिए आयुष्मान योजना के तहत भर्ती हो रहे हैं। जब इन मरीजों की क्लेम फाइलें राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण SHA को भेजी जाती है, तो उन्हें सत्यापन के बाद वापस लौटा दिया जा रहा है। SHA पहले भी 4,400 फाइलें लौटा चुका है, जिससे करोड़ों का भुगतान रोका गया था। अब बिना गंभीर बीमारी के केवल जांच के लिए भर्ती को SHA अस्वीकार कर रहा है। इससे अस्पताल प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है। सेना में सेवा का सुनहरा अवसर, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर भर्ती शुरू। भारतीय सेना ने टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक ग्रेजुएट युवा 10 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 19 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 18 पुरुष और 1 महिला पद शामिल है। ये सेवा पूर्णकालिक नहीं है, लेकिन देश सेवा का मौका देती है। चयनित अभ्यर्थियों को 56,100 से 1,77,500 रुपए वेतन और अन्य सेना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उम्र सीमा 18 से 42 वर्ष और मेडिकल फिटनेस अनिवार्य है। परीक्षा 20 जुलाई को होगी और आवेदन शुल्क 500 रुपए है। सीज फायर के बाद उत्तराखंड में लौटी रौनक, नैनीताल और मसूरी में फिर से पर्यटकों की भीड़। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में फिर से इजाफा होने लगा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के कारण श्रद्धालु और पर्यटक कम हो गए थे, लेकिन अब नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे स्थलों पर होटल और पार्किंग फुल हो चुके हैं। नैनीताल जू, बॉटनिकल गार्डन, वाटरफॉल आदि में हजारों पर्यटक पहुंचे। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर सुरक्षा तक की पूरी तैयारी की गई है। व्यापारियों और होटल कारोबारियों के चेहरे राहत से खिले हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी, भारत पाक तनाव युद्ध नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक थी। विकासनगर में बौद्ध उत्सव में पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत पाक तनाव पर कहा कि ये युद्ध नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक थी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। उन्होंने कहा कि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इस बार भारत ने अपनी सीमा में रहकर कार्रवाई की है। सेना के इस कदम से आतंकियों का सफाया हुआ है और भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि अब किसी भी हरकत पर माकूल जवाब दिया जाएगा। जिला विकास प्राधिकरण पर बढ़ा विवाद, नेता प्रतिपक्ष ने लगाए सरकार पर संरक्षण के आरोप। हल्द्वानी के मेयर के बाद अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिला विकास प्राधिकरण को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए रिश्वत ली जा रही है और न देने पर कार्यों को सील किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। यशपाल आर्य ने मांग की कि प्राधिकरण को खत्म कर दिया जाए ताकि आम लोगों को भवन निर्माण में सुविधा मिल सके। कांग्रेस विधायकों ने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। डिजिटल अरेस्ट का मामला फिर आया सामने।
भाई बहन से ठगे गए 82 लाख रुपए। अल्मोड़ा में 2 बुजुर्ग भाई बहन को ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए 16 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और 82 लाख रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी जुनेजा दिलावर को गुजरात के मोरवी राजकोट से गिरफ्तार किया। ठगों ने पीड़ितों को बच्चों के अपहरण गिरोह से जुड़ा बताकर डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि ऐसे कॉल आने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और किसी भी तरह की जानकारी साझा न करें। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जमीन धोखाधड़ी गैंग पर शिकंजा कसाया गया। देहरादून पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त एक गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर नीरज शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया और 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। गिरफ्तार लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपी आशु शर्मा और ज्योति पंवार के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अंजलि शर्मा की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि जिले के अलग अलग थानों में इस गिरोह के खिलाफ कई भूमि धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। सोने की कीमत में भारी गिरावट, अमेरिका चीन व्यापार समझौते का असर। अमेरिका चीन व्यापार समझौते के चलते सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत में 3,400 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। अब सोने का दाम 96,550 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। 99.5% शुद्धता वाला सोना 96,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये गिरावट पिछले 10 महीनों की सबसे बड़ी मानी जा रही है। चांदी की कीमत भी 200 रुपए घटकर 99,700 रुपए प्रति किलो हो गई। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% किया, जिससे निवेशकों ने सुरक्षित विकल्पों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। लाटू देवता मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुले, सीएम धामी ने पूजा कर लिया आशीर्वाद। चमोली जिले के वाण गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। सीएम ने वाण क्षेत्र के विकास की घोषणा करते हुए कहा कि 2026 में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को राजजात की तैयारियों से जुड़ी कार्य योजना तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कुलसारी में उपजिला अस्पताल निर्माण को शीघ्र शुरू करने का आश्वासन भी दिया। 13 मई से मौसम में बदलाव की संभावना, हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। उत्तराखंड में 13 मई को कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए चेतावनी जारी नहीं की है, जो राहत की बात है। मैदानी इलाकों में धूप खिली रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान सामान्य से कम रहा। देहरादून का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। मां पूर्णागिरि धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 24 घंटे में 16,000 ने किए दर्शन। चंपावत जिले में स्थित मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बीते 24 घंटों में करीब 16,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालु रेल, बस और निजी वाहनों से टंकपुर पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर मार्ग पर लगातार आवाजाही बनी हुई है। एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, सीसीटीवी निगरानी, विश्राम स्थल और स्वच्छता जैसी सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए मंदिर मार्ग पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। एनपीआर कैमरों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस, परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी की। उत्तराखंड में परिवहन विभाग 55 नए एनपीआर कैमरे लगाने जा रहा है, जिससे ग्रीन सेस वसूली और ट्रैफिक उल्लंघन पर चालान की व्यवस्था की जाएगी। फास्ट टैग वाले वाहनों से सीधे वॉलेट के जरिए सेस कटेगा। ये सेस बाहरी राज्यों के निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा और 24 घंटे में एक बार ही वसूला जाएगा। साथ ही कैमरों को वाहन फॉर से जोड़कर टैक्स, फिटनेस आदि की जानकारी जुटाई जाएगी। अब चालान सीधे वाहन मालिक के पास भेजा जाएगा। कैमरे की संख्या बढ़ाकर कुल 105 की जा रही है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।